नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी नदी पीछे नहीं मुड़ती। मैंने जब अपने चैनल की शुरुआत की थी तो एक लक्ष्य रखा था कि हिंदी भाषा और साहित्य की चुनी हुई और प्रसिद्ध कहानियों का एक छोटा सा संकलन तैयार करूंगी, जिसे मेरे श्रोतागण जब चाहें, जब उनका मन हो तो वो खोलकर सुन सके। क्योंकि कुछ मशहूर कहानियाँ या कुछ लेखक जिनकी लेखनी में बहुत जादू होता है, उनकी रचनाएं बार बार कुछ अंतरालों पर सुनने का मन होता है। अगर आप लोग मुझे सुनते रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपके सहयोग से मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। धन्यवाद। तो शुरू करें कहानी। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। सुबह सवेरे बेंगलोर से दीदी का फ़ोन आ गया था। अपनी बीमारी के बावजूद इतनी दूर से उन्होंने हमें आशीर्वाद भेजा था। फिर 9 बजे महू से मेरे देवर देवरानी हार फूल मिठाई लेकर आ गए। हमें जोड़े से खड़ा करके उन लोगों ने हमें हार पहनाया और पैर छू लिए। देवर तो कैमरा भी लेकर आए थे। मैंने कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने बताया तो था कि हम लोग अभी कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं, सारा आयोजन दिसंबर में बेबी के आने के बाद ही होगा। देवरानी बोलने में बहुत माहिर है। मिठाई का टुकड़ा मेरे मुंह में ठूंसते हुए बोली, बेबी नहीं है तो क्या, ये दिन सुना ही चला जाएगा, फिर हम लोग यहाँ किस लिए हैं? फिर उन लोगों को हमने खाने पर रोक लिया। खाना बाहर खाएंगे ये तो तय ही था। श्रीमान जी हमें शहर से बाहर एक मनोरम ढाबे पर ले गए। लौटते हुए हमने शॉपिंग की। श्रीमान जी ने मुझे एक कांजीवरम साड़ी दिलवाई। देवरानी जी को भी एक चंदेरी साड़ी का तोहफा मिला। इनका मन तो पिक्चर जाने का था, पर मुझे ही थकान हो आई थी, इसलिए हम लोग घर लौट आए। थकान का तो खैर बहाना था। दरअसल मेरा ध्यान घर पर लगा हुआ था। बेबी का फ़ोन किसी भी समय आ सकता था। अगर हम लोग घर पर नहीं मिले तो वो बहुत निराश हो जाएगी, एकदम रो देगी। कहीं भी रहे उसका ध्यान मम्मी पापा में ही लगा रहता है। जाते समय जता कर गई थी, मम्मी आप लोगों की सिल्वर वेडिंग हम लोग खूब धूमधाम से मनाएंगे, बस हमारा इंतज़ार कीजिएगा। कोई उसी दिन मनाना ज़रूरी नहीं है, साल भर में कभी भी मना सकते हैं, और साल बीतने से पहले हम लोग यहाँ होंगे, इत्मीनान रखिए। वैसे उसका कहना भी ठीक था। जिंदगी में अब यही तो 2-4 त्योहार रह गए हैं। उस समय भी इकलौती संतान पास ना हो तो क्या खाक आनंद आएगा। इसलिए हमने सोचा था कि शादी की 25वीं सालगिरह चुपचाप मनाएंगे। हंगामा जो भी करना है बेबी आकर करेगी। पर लोगों को पता नहीं कैसे भनक पड़ गई थी। हम लोग घर लौटे तो मेरी प्रिय सखी मिसेस सलूजा बड़े से केक के साथ इंतजार करती मिली। इनके किसी दोस्त ने खूबसूरत बुके भेजा हुआ था। डाक से 2-4 ग्रीटिंग आ गए थे, और शामू ने बताया कि 2-4 फ़ोन बधाई के भी आ गए हैं। अपने प्रति लोगों का इतना स्नेह और सौहार्द देखकर मुझे गदगद हो जाना चाहिए था, पर मेरा मन बुझा बुझा सा ही रहा। मैंने उन सबको धन्यवाद तो दिया, पर वो औपचारिकता भर थी, उसमें जरा भी ऊष्मा नहीं थी। जिस फ़ोन का मुझे इंतज़ार था उसके न आने से काफ़ी खुशियाँ मेरी फीकी पड़ गई थीं। इन्होंने सांत्वना दी, उसका फ़ोन तो हमेशा रात में आता है ना, फिर दिन में इंतज़ार करना ही बेकार है। तो क्या एक दिन के लिए ये नियम तोड़ा नहीं जा सकता? मेरे तेवर देखकर ये चुप हो गए। शाम को बोले, चलो गार्डन चलते हैं, थोड़ा मन बहल जाएगा। पर शाम को तो मैं कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहती थी। 7 बजे से ही फ़ोन से चिपक कर बैठ गई। फ़ोन तो बहुत आए, पर सब इनके बिजनेस कॉल थे। इनका आधा बिजनेस तो फ़ोन पर ही होता है। जब भी घंटी बजती मैं लपक कर फ़ोन उठा लेती, फिर निराश होकर चोंगा इनके हाथ में पकड़ा देती। पर जब तक ये बातें करते मैं सिर पर ही सवार रहती। जल्दी जल्दी समेटो भाई, बेबी का फ़ोन आने को है। एक बार तो इन्होंने कहा भी कि आज तुम ज़रूर मेरा 10-20 हज़ार का नुकसान करके रहोगी। रात खाते समय भी मेरा मूड उखड़ा ही रहा। सोते समय तो मेरे आंसू ही निकल आए। फिर इनका भी धैर्य जवाब दे गया, अजीब औरत हो तुम। एक बेबी का फ़ोन नहीं आया तो तुमने इतना अच्छा दिन मिट्टी कर दिया। इतने सारे लोग अपना समय और पैसा बर्बाद करके तुम्हें विश करने आए थे, पर तुमने उनकी सद्भावनाएं भी व्यर्थ कर दी। ये कैसा स्वभाव है तुम्हारा, इसे बदलो भाई। अब इस उम्र में मैं अपना स्वभाव तो बदल नहीं सकती। मैं आपकी तरह संत महात्मा नहीं हो सकती। आपको ना तो किसी बात का बुरा लगता है ना गुस्सा आता है। अरे पर इसमें बुरा लगने या गुस्सा आने जैसी बात क्या है? फ़ोन ही तो नहीं किया, भूल गई होगी। भूल गई होगी, मैंने मुंह चढ़ाते हुए कहा। और हम सारी तारीखें याद रखते हैं, उसका जन्मदिन, उसके पति का जन्मदिन, उसके बच्चे का जन्मदिन, उनकी शादी की सालगिरह, हमें सब याद रहता है। तो क्या हम फालतू हैं?
बुरा मत मानिए मैडम, पर आप सचमुच फालतू हैं। बहुत फुर्सत है आपके पास, इसीलिए आपको याद रहता है कि कब किस अभागे ने इस दुनिया में कदम रखा, कब किस बेचारे के गले में वरमाला की जंजीर पड़ी और कब कौन सौभाग्यशाली इस दुनिया से कूच कर गया। आपको सब याद रहता है क्योंकि आपके पास वक्त ही वक्त है और बच्चों के पास वही नहीं है। बेचारे घड़ी से होड़ लगाते हुए भागते रहते हैं। खासकर पश्चिम में तो जिंदगी जेट की रफ्तार से चलती है। ऐसे में एक आध तारीख दिमाग से उतर भी जाती है। इनका भाषण शायद और भी लंबा चलता, पर मैं जानबूझकर करवट बदल कर लेट गई। इस समय मेरा मन गुस्से में उफन रहा था। मैं उपदेश सुनने के मूड में नहीं थी। आंख बंद करके लेट तो गई, पर नींद आने का सवाल ही नहीं था। इसीलिए आधी रात को फ़ोन की घंटी बजते ही मैं उठ बैठी। स्टूल पर रखी रेडियम क्लॉक पर नज़र डाली, 1:30 बज रहा था। हेलो मम्मा, उधर से आवाज़ आई। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। विच डे? मैंने सपाट स्वर में पूछा। क्या मतलब? क्या तुम्हें अपनी एनिवर्सरी याद नहीं थी? खूब याद थी, भूलने का तो सवाल ही नहीं था। बल्कि यहाँ तो सबको याद थी। पर वो तो कल की बात हुई ना, अब तो तारीख भी बदल गई है। अरे यहाँ तो अभी सिर्फ 9 बज रहे हैं। हमारे एक फ्रेंड के बच्चे की पहली सालगिरह है। इन लोगों ने खूब सुंदर फ्लावर डेकोरेशन करके तारीख लिखी हुई थी। तारीख देखी तो सतीश को एकदम स्ट्राइक हुआ। मतलब सतीश को स्ट्राइक हुआ, तुम्हें नहीं? कम ऑन मम्मा, डोंट बी सो इम्पॉसिबल। अच्छा पापा कहाँ हैं? सो रहे हैं, इतनी रात को और क्या करेंगे? हार कर उसने फ़ोन रख दिया। मैंने भी इत्मीनान की सांस ली। मन का सारा गुबार निकल गया था और मैं बहुत हल्का अनुभव कर रही थी। लेकिन रिसीवर रखते हुए देखा बेबी के पापा सोए नहीं थे, बल्कि स्पीकर पर हमारी बातें सुन रहे थे। उनसे आंखें चुराते हुए मैंने सोने का उपक्रम किया तो उन्होंने सफल नहीं होने दिया। बोले, दिन भर से इसी फ़ोन का तुम्हें इंतज़ार था ना? इतनी बेचैन थी कि न खुद खुश रही न दूसरों को रहने दिया। और इतने लंबे इंतज़ार के बाद जब उसका फ़ोन आया तो तुमने ढंग से बात भी नहीं की। बेचारी लड़की, देखना अब रात भर रोती ही रहेगी। इतना ही तरस आ रहा है तो फ़ोन करके पुचकार लो ना। अगर घर पर होती तो ज़रूर करता, पर वो अगर किसी पार्टी में है और तुमने उसकी पार्टी का मज़ा भी किरकिरा कर दिया, कभी तो उसकी मजबूरियों को समझा करो। 25 सालों में तुम तो सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुकी हो। दिन भर कैलेंडर देखने के सिवा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। पर उसकी हालत पर तो गौर करो। घर गृहस्थी, छोटा बच्चा, नौकरी, लंदन जैसे महानगर में कैसे आपाधापी की ज़िंदगी जी रही है। ऐसे में कई बातें दिमाग से उतर भी जाती हैं। फिर भी उसे जिस क्षण याद आया उसने तुम्हें विश किया, पर खुश होने के बजाय तुमने उसे घुड़क ही दिया। कैसी माँ हो तुम? अपने बच्चे की भूल को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती, जबकि तुम जानती हो कि उम्र के इस दौर में ऐसी भूलें अक्सर हो जाती हैं। जैसे हम कभी उस दौर से गुजरे ही नहीं थे। मैंने मुंह फुलाकर कहा। क्यों नहीं गुजरे थे? खूब गुजरे थे और ढेर सारी गलतियां भी की थी, पर हमारे बड़ों ने हमें माफ़ कर दिया था। कौन सी गलतियां? सारी नहीं गिनाऊंगा, एक बेबी का पहला जन्मदिन ही याद कर लो। पहला क्यों, मुझे तो बेबी के सारे जन्मदिन याद हैं। हफ्तों पहले से मेरी प्लानिंग शुरू हो जाती थी। हर बार कुछ नया करने का मन होता। पहला तो हमने खूब ही धूमधाम से मनाया था। बेबी के जन्म का जश्न तो माँ के यहाँ हुआ था, इसलिए पहली सालगिरह हम लोगों ने ज़ोर शोर से मनाई थी। माँ तो आई ही थी, मेरी दोनों बड़ी बहनें भी बच्चों के साथ आ गई थीं। घर में खूब रौनक हो गई थी। कार्यक्रम भी बहुत धमाकेदार रहा, सबने खूब तारीफ की। बस एक ही कसक मन में रह गई थी। मैरी उस दिन बिना बताए गोल कर गई थी, इसलिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मेहमानों को भी काम करना पड़ा। माँ भी बिना खाए पिए मेरे साथ लगी रहीं। उनके व्रत उपवास चलते ही रहते थे, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केक के लिए मना कर दिया, तब भी मैंने बुरा नहीं माना। अंडा तो छूती ही नहीं थी, पर जब उन्होंने मिठाई की प्लेट भी परे सरका दी तो मुझे ताव आ गया। एक तो मैं पहले से परेशान थी, ऊपर से माँ की हठधर्मिता। मैंने कहा, माँ तुम्हारे मन में मेरी संतान के लिए खुशी ना हो तो रहने दो, नहीं तो मैं इतना तो जानती हूँ कि मिठाई हर व्रत में चलती है, खासकर मावे की। देवी नाराज मत हो, ये ले, मैंने बर्फ़ी ले ली, अब तो खुश है? माँ ने हंसते हुए बर्फ़ी का एक टुकड़ा उठा लिया। खुश होने के बजाय मैंने और मुंह बिचका दिया। बड़ा एहसान कर रही हैं जैसे। रात काफ़ी देर से सोए थे हम लोग। सुबह उठने का मन ही नहीं हो रहा था और लोग तो सोते ही रहे, पर मुझे तो उठना ही पड़ा। सारा घर बिखरा पड़ा था, बर्तनों का ढेर अलग मुंह चिढ़ा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। तभी 9 बजे रुक्मणी जी आंगन में नमूदार हुई। पैरों में ढेर सारा आलता पोते, मांग में सिंदूर और हाथ भर चूड़ियाँ पहने झमाझम करती मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तो जैसे आग लग गई। भवानी अब दर्शन दे रही हैं, कल कहाँ मर गई थी?
पता है ना घर में पार्टी है। काल कैसे आते हम, काल आठे नहीं होती। नई साड़ी का आंचल उंगलियों में लपेटे उससे प्रश्न किया। आठे मतलब अष्टमी। काल महालक्ष्मी को पूजन है तो हम उपासे थे, कैसे आते। ओ याद आया, परसों बाजार में मिट्टी के हाथी बिकते देखे थे, पर मैं पार्टी की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि ध्यान ही नहीं दिया। कल महाअष्टमी थी, तभी तो माँ उपासी थी, पर माँ के लिए ये व्रत सुहाग का व्रत नहीं था। इस दिन तो माँ का सुहाग उजड़ा था, इसलिए माँ के साथ साथ हम तीनों भी उस दिन निराहार रहती थीं। पंडितों की राय थी कि बेटियां श्राद्ध नहीं कर सकती। किराए के रिश्तेदार बुलाकर श्राद्ध संपन्न करवाने में माँ की श्रद्धा नहीं थी। हम लोगों ने पापा के पुण्य स्मरण का अपना एक तरीका खोज लिया था। हम लोग ढेर सारे पूड़ी पकवान बनाकर अनाथालय में दे आती। उस दिन घर में इतने सारे व्यंजन बनते, पर हम में से कोई भी मुंह नहीं जुठारता था। हमारे पेट तो उन बच्चों के तृप्त चेहरे देखकर ही भर जाते थे। बहनों की शादियां होती चली गईं और उनका यह नियम अपने आप छूट गया। मुझे भी तो कल पापा की पुण्यतिथि कहाँ याद रही। दिमाग पर तो बस 24 सितंबर छाई हुई थी, जो बेबी का जन्मदिन था। हम तीनों को इतनी शर्म आ रही थी कि माँ से माफ़ी मांगने का भी साहस नहीं हो रहा था, पर माँ तो माँ होती हैं। वे बोली, अरे इसमें माफ़ी मांगने वाली बात क्या है, ये तो मेरा दुख है, ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा, पर तुम कब तक इसको गांठ में बांधे फिरोगी। तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी ज़िंदगी भी तो है। मैं तो चाहती हूँ कि जीवन में तुम्हें इतना सुख मिले कि पिछला सारा दुख ही भूल जाओ। ये मेरी माँ का ममता भरा आशीर्वाद था, इसीलिए खूब फला भी। आज हम तीनों बहनें अपने अपने घरों में इतनी खुश हैं कि अपना अभाव भरा बचपन याद भी नहीं आता। ऐसी माँ की बेटी हूँ मैं, फिर मेरा मन इतना छोटा कैसे हो गया। बेबी को मैं माफ़ क्यों नहीं कर सकी। सुनिए, अब क्या है, बेबी को फ़ोन कर लें। अब तो वे लोग घर पहुँच गए होंगे। पागल हुई हो, एक बेवकूफ़ी करने के बाद अब दूसरी करने जा रही हो। आधी रात को कोई बच्चों को जगाता भी है। खामखा बेचारी डर जाएगी। अब चुपचाप सो जाओ, सुबह देखेंगे। सुबह मतलब 10 बजे, तभी तो वहाँ सुबह होगी। ये इतना लंबा समय मैं कैसे काटूंगी। मेरा मुंह इतना सा निकल आया। और एक बात सुनो रमा। क्या है, मैंने रुआसे स्वर में कहा। बच्चों से उतनी ही आशाएं रखो जो पूरी हो सकें। ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से दुख ही हाथ आता है। अरे बच्चों का जीवन भी तो नदी की बहती धारा है, उसे आगे ही बढ़ते जाना है। पीछे मुड़कर देखने का उनके पास समय कहाँ है। हम किनारों की तरह बाँह फैलाए खड़े रहते हैं, पर उसे बांध नहीं पाते। बांधने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। वो कलकल बहती धारा अपनी मौज में जब हमें छूकर निकल जाती है, हम धन्य हो जाते हैं। बस यही हमारा प्राप्य है, इससे अधिक नहीं। समझ रही हो ना। हाँ समझ रही हूँ, पर अब सो जाइए, नींद आ रही है, मैंने उबासी लेते हुए कहा। आखिर एक दिन में कोई कितने भाषण सुन सकता है। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी नदी पीछे नहीं मुड़ती, जिसे स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।